नागालैंड, जिसका नाम बहुत ही कम ही लोग जानते हैं, इवन भारत में भी। शायद कोहिमा सिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि कोहिमा में लड़ा गया था द फेमस बैटल ऑफ कोहिमा वर्ल्ड वॉर 2 में। शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि भारत में सबसे ज्यादा और पुरानी इंसर्जेंसी नागालैंड में हुई, ना कि कश्मीर में। क्योंकि नागा लोग अभी भी ये सोचते हैं कि वो भारत के अंग नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कोहिमा सिटी से कुछ ही दूरी पे एक जगह है जिसका नाम है कोनोमा। यहाँ पर एक छोटा सा मेमोरियल है, आप उसमें देख ही सकते हैं क्लियरली। सो आज हम बताएंगे इस वीडियो में पूरा नागालैंड के इतिहास के बारे में। थोड़ा इंटेंस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आप अंत तक बने रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा। हाय, दिस इज अनूप एंड यू आर वाचिंग अनूप के छवि। लेट्स गेट इनटू द पास्ट। नागालैंड भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर में से एक है और इसे वाइल्ड ईस्ट भी कहा जाता है। नागालैंड का नाम आता है उनके लोगों के वजह से, नागा पीपल्स, जो कि मेनली 16 से 17 ट्राइब में बटे हुए हैं विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस, मगर उनके कई सारे कल्चर्स में बहुत सारा सिमिलरिटी है, जिसकी वजह से उन्हें नागा कहा जाता है। वैसे नागा लोग ट्राइबल और हंटिंग लाइफस्टाइल में जीते हैं। कुछ दशकों पहले यहाँ पर हेड हंटिंग में बहुत प्रचलित था, जो अभी बंद हो गया है। अगर आपको नागा पीपल के रिच कल्चर और कुजिन को जानना है, तो सबसे बेहतरीन मौका मिलेगा आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में, जब हॉर्नबिल फेस्टिवल कोहिमा सिटी में मनाया जाता है। नागा बेसिकली नागा हिल्स के आसपास रहते हैं, जो कि ईस्टर्न हिमालय के अंदर आता है। अगर नागालैंड के पुराने इतिहास को देखा जाए तो इतना कुछ इन्फो नहीं है, मगर अगर शुरू करें ब्रिटिश काल से, तो ब्रिटिश जब भारत के सारे मैदानी इलाकों पे अपना परचम फैला चुका था, तब उन्होंने रुक किया पहाड़ की तरफ एंड पहले असम पे कैप्चर किए 1826 में एंड आगे निकलते हुए नागा हिल्स पे कैप्चर कर लिए 1892 को। Charles Pawsey was the quintessential English civil servant transplanted to the Naga Hills, a place, impossibly remote and wild. जब ब्रिटिशर्स यहाँ पहुंचे, उनको लगा कि यहाँ के लोग काफी अलग है रेस्ट ऑफ द इंडिया से, एंड ना ही ये लोग पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली इवन कोई भी बिजनेस कॉन्टैक्ट इनका रेस्ट ऑफ इंडिया से नहीं है। एंड ऑब्वियसली जो एक सदी से चलने वाला भारत की आजादी से भी काफी दूर थे। ये देखते हुए ब्रिटिशर ने ये डिसाइड किया कि इन लोगों को कम्प्लीटली भारत से अलग रखना है, भारत के कोई भी लोगों को यहाँ आने से रोकना है। मगर आगे चल के इन्होंने मिशनरीज को अलाउ कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ का अभी पॉपुलेशन 90% से ज्यादा क्रिश्चियंस है। आगे चल के ब्रिटिशर ने 2000 नागा सोल्जर्स को रिक्रूट किया और उन्हें भेजा था वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए। मगर जब वो वापस आए, उन्हें कम्प्लीटली ये पता चल गया कि एक नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी होता है एंड वो कितना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1918 में नागा क्लब का गठन किया, जो कि एक सोशियो पॉलिटिकल फाउंडेशन था नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए। बचपन में आप लोग सभी साइमन कमीशन के बारे में तो जानते ही होंगे। तो उसी साइमन कमीशन जब 1929 में आई थी, तब नागा क्लब की तरफ से एक छोटा सा रेफरेंडम सबमिट किया था, जिसमें ये क्लियरली कहा गया था कि ब्रिटिश इंडिया जब भी भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज करेगा, तो नागा पीपल्स को उनको एक मौका देगा सेल्फ डिटर्मिनेशन करने का। इसका मतलब क्लियर था कि वो भारत को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, अपना खुद का देश बनाना चाहते थे। 1945 में एक नया संगठन गठित हुआ, जिसका नाम था नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल, जो आगे चल के एक ही साल में नाम बदल के नागा नेशनल काउंसिल रख दिया गया। एंड यही काउंसिल आगे चल के भारत के खिलाफ एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू किया, जो लगभग 30 साल तक चला। नेशनल नागा काउंसिल के जो सबसे बड़े नेता उभर के आए, उनका नाम था अंगामी जी फिजो, जो पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे। जब भारत आजाद हो रहा था ब्रिटिशर से एंड भारत और पाकिस्तान के सारे नेता बिजी थे बॉर्डर बनाने में, तभी ये छोटा सा नागा हिल अपने आप को आजाद घोषित कर चुका था 14 अगस्त 1947 में। आगे चल के फिजो ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें क्लियरली कहा गया था कि वो भारत में बने रहेंगे, मगर उनको पूरा ऑटोनॉमी चाहिए एंड उन्हें एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। लगभग 4 साल के बातचीत के बावजूद ज्यादा कुछ निकल के आया नहीं, जिसकी वजह से फिजो ने सेपरेटिस्ट ऑप्शन चूज किया एंड अपना डिमांड चेंज करते हुए सॉवरन नागा स्टेट का डिमांड रखे, यानी स्वतंत्र नागा देश। ये तब हुआ जब नेहरू एंड फिजो के बीच में बातचीत विफल हो गई। यहीं से शुरू होता है नागा इंसर्जेंसी भारत के खिलाफ।
1956 आते आते फिजो ने अपने खुद का नागा फेडरल गवर्नमेंट एंड नागा फेडरल आर्मी एस्टेब्लिश कर चुके थे, जिससे शुरू होता आर्म रिबेलियन। नागा हिल्स में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलना शुरू हो चुका था। जब भारतीय सेना यहाँ आई एंड वो जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी दोनों ही वर्ल्ड वॉर में, उन्हें लगा यहाँ पर आसानी से शांति कायम किया जा सकता है, मगर इसका विपरीत हुआ, जिसकी वजह से पहली बार भारत में आसपास लागू हुआ किसी भी जगह पे, जिससे उल्टा शांति तो नहीं हिंसा बढ़ गई एंड लगभग एक एस्टिमेट के तहत 14 से 2000 नागा पीपल मारे गए थे, जो कि तब के टाइम के पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा थे। मगर इतना कुछ करने के बावजूद कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से भारत ने अपना रुख बदला एंड नागा हिल्स के जो दूसरे नेता है उनसे बात करना शुरू किया, क्योंकि सारे नेता फिजो की सोच नहीं रखते थे, उन्हें सिर्फ एक सेपरेट स्टेट एंड कुछ ऑटोनॉमी चाहिए, जिसकी वजह से फाइनली भारत ने आर्टिकल 371A लाया, जो एक गारंटी देता है कि नागा कानूनों को माना जाए। एंड 1963 में नागा हिल्स को आसाम से अलग करके एक राज्य का दर्जा दिया गया एंड भारत का वो बन गया 16वां राज्य, द नागालैंड। इन सब से फिजो खुश नहीं थे, जिसकी वजह से 1957 में वो चले गए ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश है, एंड आगे लंदन चले गए। आगे चल के नागा नेशनल काउंसिल टूट गई। जो लोग को डिमांड था कि एक सेपरेट कंट्री चाहिए वो अपना इंसर्जेंसी कंटिन्यू रखे, एंड जिन लोगों को ये नहीं चाहिए था, पीस चाहिए था, वो भारत सरकार से बातचीत आगे बढ़ाए, जिसके वजह से उन्होंने एक समिट में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था द शिलोंग अकॉर्ड 1975। ये अकॉर्ड अपने आप में ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें फिजो के खुद के भाई ने पार्टिसिपेट किए थे, जिसके वजह से लंदन में बैठे फिजो ने ना ही इस पे कोई क्रिटिसिज्म लाई, ना ही इन्होंने कोई टिप्पणी दी। एंड इस अकॉर्ड में ये क्लियरली कहा गया था कि आप जितने भी इंसर्जेंसी मूवमेंट कर रहे हैं वो सभी आर्म सरेंडर करेंगे एंड भारत के संविधान को सर्वोपरि माने, एंड आगे चल के भारत फाइनल सेटलमेंट की बात करेगी। मगर शिलोंग अकॉर्ड साइन होने के बाद नागा नेशनल काउंसिल में काफी सारे नेता खफा थे, जिसमें से एक थे नागा नेशनल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट आइजैक चीचाई शू एंड उनके जनरल सेक्रेटरी टी मुइवे। We all work together as NNC and Federal Government of Nagaland. But when we were out of our country, they entered into Shillong Accord, which is a complete sellout of the national right and complete surrender. They accepted the Indian Constitution on their own volition, and they agreed to lay down their arms to surrender. And so when we heard it, we wrote 3 letters to the President of Naga National Council, Mr. Fizo, who was in London, telling him that if he will not condemn the Shillong Accord right away, then we shall take him to be a party to it. And also, history will blame him. But he never did it. बाद में चल के एसएस कपलिंग और 140 एक्टिव एनएनसी नेता एनएनसी छोड़ के एक नया संगठन गठित किए, जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, और यही चल के आगे 40 साल तक इंसर्जेंसी बनाए रखा। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है इनकी इनिशियल्स IMK, I फॉर आइजैक, M फॉर मुइवे, K फॉर कपलिंग। सो इससे आगे की इतिहास समझने में आसानी होगी। 1980s के बाद NSCN बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, अपनी खुद की पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगी, अपने हेडक्वार्टर से जो सिर्फ थोड़ी ही दूरी पे है कोहिमा से, एंड ये अपने खुद के मिनिस्टर्स भी रखने लगे, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन एंड होम। ना सिर्फ इतना ही, उन्होंने अपना खुद का एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी एस्टेब्लिश करके रखा, जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड। इसका काम सिंपल है, जो भी फॉरेन कंट्रीज हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के साथ बातचीत करना और इंटरनेशनल इवेंट में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना। जब भी हम नागालैंड पे वीडियो बनाएंगे तब हमारा कमेंट सेक्शन भर जाता है कि इट्स नागालैंड नॉट नागालैंड। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम कि नागा नेशनल काउंसिल था और NSCN जो है, इन दोनों का डिमांड थोड़ा अलग है। उनका डिमांड था कि वो सेपरेट कंट्री बनाए, मगर NSCN का डिमांड है कंप्लीट ग्रेटर नागालैंड। नागालैंड का मतलब ये है कि वो सारे क्षेत्र जहाँ जहाँ पर नागा रहते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज में एंड साउदर्न म्यांमार, टोटल मिला के ग्रेटर नागालैंड, एक ग्रेटर नागालैंड भी बोल सकते हैं। तो ये है नागालैंड। इसी की वजह से अगर आप ये मैप देखेंगे तो इसका टोटल एरिया है 120,000 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि नागालैंड एरिया है वो सिर्फ 16,500 किलोमीटर। 1988 में NSCN स्प्लिट हुआ 2 गुटों में, एक था NSCN IM एंड दूसरा था NSCN K। ये 2 गुट आगे चल के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े में बटी, मगर ये दोनों ओरिजिनल ग्रुप्स मेजर बनी रही।
जो कापलान की ग्रुप थी वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय थी म्यांमार से, कम्प्लीटली ऑपरेट म्यांमार से करती थी एंड इंसर्जेंसी दोनों साइड पे करती थी। जो कापलान ग्रुप थी म्यांमार आर्मी के लगातार ऑपरेशंस की वजह से काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई एंड 1990 में जब फिजो का दिया था, जो फादर ऑफ नागा नेशनल मूवमेंट थे, उसके बाद NNC भी काफी बढ़ गई एंड जो भी अलग ग्रुप्स थे उनका भी मोरल डाउन हो गया, जिसकी वजह से काफी पूरा मूवमेंट कमजोर पड़ते चले गए। 1990 के बाद भारत सरकार ने काफी ज्यादा एफर्ट दिखाया नागा लीडर से बात करने के लिए एंड भारत सरकार के 3 प्रधानमंत्री नागा के टॉप लीडर्स से बात भी की देश के बाहर। इसकी वजह से 1997 में सीज फायर डिक्लेयर हुआ इंडिया एंड NSCN-IM के बीच में। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कि NSCN-K के साथ नहीं हुआ था सीज फायर। सीज फायर में 2 ही क्लॉज क्लियर थे कि एक, भारतीय सेना NSCN-IM के खिलाफ कोई भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करेगी एंड सेम NSCN-IM किसी भी हालत में भारतीय सेना पे हमला नहीं करेगी। NSCN-IM के साथ ये सीज फायर होने के बाद कंप्लीट शांति नागा हिल्स में आ गई एंड टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। We don't have Greater Nagaland, nor do we have smaller Nagaland. We have just the land that belongs to us. Nothing more than that, nothing less than that. मगर इसमें एक पॉइंट है कि उन्होंने इकोनॉमिक गेन किया एंड शांति की वजह से NSCN-IM के सारे लीडर्स खुशी से शांति का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, जिसका फायदा ये हो कि वो लोग टैक्स भी कलेक्ट करते हैं पैरेलली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। उसके साथ वो सारे बिजनेसेस एंड सारे इंडिया वाइड भी सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है एंड वो आराम से कोहिमा से बैठ के ये सब करते हैं। इंडिया एंड NSCN-IM के बीच में अराउंड 80 से ऊपर राउंड की बातचीत हो चुका है इस लास्ट 20 से 22 साल के बीच में। 2015 में भारत सरकार और NSCN-IM के बीच में एक नागा फ्रेमवर्क समझौता हुआ। इस समझौते में खुद मुइवे दिल्ली आए थे प्रधानमंत्री से मिलने। इसके बाद 4 साल तक कई दौर की बातचीत चली एंड NSCN-IM के सारे नेताओं को ये कन्विंस हो चुके थे कि वो एक सेपरेट कंट्री नहीं बना सकते। हाँ, भारत के अंदर रह के एक स्टेट के हिसाब से फुल ऑटोनॉमी पा सकते हैं, तो वो वही अचीव करने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे बातचीत में। 2016 आते आते आइजैक का देहांत हो जाता है एंड NSCN-K के कापलान का भी देहांत 2018 तक हो जाता है। इस सब इवेंट के बावजूद NSCN-IM एक इरेलेवेंट नहीं है इस सिचुएशन में, क्योंकि अभी भी उनके पास 4500 कैडेट हमेशा तैयार रहते हैं। 2019 आते आते भारत सरकार नागालैंड के कुछ अन्य संगठनों से भी बात करना शुरू कर चुका था, क्योंकि NSCN-IM कुछ मुद्दों पे जिद पे अड़ा हुआ था। जैसे कि उनका 2 बड़े मुद्दे हैं, उनको एक सेपरेट नेशनल फ्लैग चाहिए एज वेल एज एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। इनका और एक डिमांड है जो है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर में जितने भी नागा पीपल्स रहते हैं जिस एरिया में, उन सबको नागालैंड में सम्मिलित करें, जिससे एक ग्रेटर नागालैंड वो रेफर कर सकते हैं। मणिपुर का और असम का और अगर अरुणाचल प्रदेश का आ गया एंड जस्ट छूट रहा है म्यांमार का तो भी चलेगा, सो दैट दे कैन एटलीस्ट से दे हैव अचीव्ड समथिंग। बट ये पॉइंट पे प्रॉब्लम आता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के जो भी पॉलिटिकल आउटफिट्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है एंड CM कोई भी इस पॉइंट पे तैयार नहीं है कि वो अपने एरियाज नागालैंड को दे दे। सो अभी सिचुएशन यहीं पर है। नागालैंड का सिचुएशन, उनका स्टेटहुडशिप किस और जाता है एंड आगे चल के क्या होता है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर आसपास लागू है। ये था नागालैंड का हिस्ट्री। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर हमने कुछ मिस कर दिया प्लीज कमेंट में बताएं एंड सबको बताएं कि और क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो सबको जानना चाहिए। दैट्स इट फॉर नाउ। दिस इज अनुप साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सबा खैर एंड जय जगन्नाथ।